हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं रुचा पांडे आप सबका स्वागत करती हूँ आप सबके आपके अपने स्टडी रूम के प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, आज हम एक नया अध्याय शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है, जो कि कक्षा 10वीं की भूगोल की 7वीं अध्याय है, ठीक है, जो कि अंतिम भी अध्याय है इस कक्षा की। ठीक, तो बच्चों, आप सबसे इस कक्षा को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछने वाली हूँ, ठीक है। क्या है वो प्रश्न? देखिए, जो कोई भी चीज आप खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, या फिर जो सारी चीजें आप अपने जो निजी जिंदगी में उनका उपयोग करते हैं, क्या आपने सोचा है कि वो जो सारी चीजें होती हैं वो आखिरकार दुकानों तक कैसे पहुंचती हैं? क्या आपने इसके बारे में सोचा है? जरूर सोचिएगा। तो बस बच्चों, आज हम इस अध्याय के माध्यम से मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिरकार ये दुकानों तक कैसे पहुंचते हैं, कौन कौन से मध्यस्थ ऐसे हैं जो कि इनको दुकानों तक पहुंचाने में क्या करते हैं, इनकी मदद करते हैं। ठीक है, तो हम चलिए करते हैं आज की कक्षा को स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, जो कि कक्षा 10वीं की अध्याय 7वीं है भूगोल की। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। तो बच्चों, जो परिवहन होता है, ठीक है, आपूर्ति जो स्थान होता है, ठीक है, आपूर्ति स्थान से लेकर आपका जो मांग स्थान होता है ना, तो आपने कभी सोचा है कि आखिरकार जो सामानें होती हैं, ठीक है, वो आपूर्ति स्थान से लेकर मार्ग स्थान तक कैसे पहुंचती हैं? तो बच्चों, इन तक पहुंचाने के लिए हमें किनका उपयोग करना पड़ता है, किनका मदद लेना पड़ता है? परिवहन का। तो अगर परिवहन है बच्चों, तो हम अपना सामान क्या कर सकते हैं, आपूर्ति स्थान से लेकर हम मांग स्थान तक क्या कर सकते हैं, उन्हें पहुंचा सकते हैं। तो परिवहन बच्चों हमारी निजी जिंदगी को भी क्या बनाता है, आसान बनाता है, और हमारी भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको भी बनाए रखने के लिए उसमें क्या करता है बच्चों, मदद करता है। तो आइए हम जानते हैं परिवहन के साधन के बारे में। तो परिवहन का जो साधन है बच्चों, उसको 3 खंडों में क्या किया गया, बांटा गया है। तो 3 कौन कौन से खंड है, आइए जानते हैं। तो पहला है बच्चों स्थल खंड, ठीक है, दूसरा है जल, वैसे ही तीसरा है वायु। ठीक है, तो जल में और भी 3 तरीके से इसको बांटा गया है। ठीक है, कैसे बांटा गया है? सड़क परिवहन, ठीक है, और किस में बांटा गया? रेल परिवहन, पाइपलाइन। ठीक, ये है स्थल जो कि 3 भागों में बांट रहा है। वैसे ही जल में आप देखेंगे 2 भागों में बटी हुई है, समुद्री परिवहन, आंतरिक जल परिवहन। ठीक है, वैसे ही वायु जो है बच्चों, वो भी 2 भागों में बटी हुई है, जो कि घरेलू विमान सेवा है और अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो परिवहन के साधन है वो 3 खंडों में बटे हुए हैं। ठीक है, जो कि और जो उनके खंड है उसमें और भी उनको कई तरीकों से क्या किया गया बच्चों, बांटा गया है। आई बात समझ में? चलिए, तो हम बढ़ते हैं आगे और जानते हैं सड़क परिवहन के बारे में। तो बच्चों, जो अपना भारत है वो दुनिया का सबसे बड़ा सड़क जो जाल है उसे ऐसा माना जाता है। तो ये हमें क्या दर्शाता है बच्चों? ये हमारे भारत के अद्भुतता के बारे में दर्शाता है कि भारत जो है वो, भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा सड़क जो जाल है वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, जो कि कुल कितना है बच्चों मिलाकर? वो है लगभग 56 लाख किमी। सोच सकते हैं आप, 56 लाख किमी उसको कुल मिलाकर, ठीक है, उसको 56 लाख किमी में आपको देखने को मिलेगा भारत में। ठीक, तो ये कुछ इस तरह से बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हैं किस तरह से वो यहाँ हमारे ऊपर से लेके नीचे तक किस तरह से सड़क का परिवहन जो है वो देखने को हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो ये हमें क्या दर्शाता है बच्चों? जैसे कि मैंने आपको बताया, ये हमारे भारत के अद्भुतता के बारे में जताता है। ठीक है, चलिए अब हम सड़क परिवहन का बढ़ता जो महत्व है कि आखिरकार किस प्रकार जो सड़क परिवहन है उसका बढ़ता हुआ महत्व हमें देखने को मिल रहा है, किन किन वजह से मिल रहा है, आइए जानते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है बच्चों, रेलवे लाइनों की तुलना में कम निर्माण उनका लागत होता है। क्योंकि रेलवे में हम क्या देखते हैं बच्चों, रेलवे को बनाने के लिए, रेलवे लाइनों को बनाने के लिए या फिर ट्रेनों को बनाने के लिए क्या होता है बच्चों, हमें जो लोहा होता है वो क्या होता है, अधिक मात्रा में उसकी जरूरत पड़ती है।
रेलवे लाइन भी जितनी बिछी रहती हैं, ठीक है, आप देखेंगे कि जंगलों से भी रेलवे लाइनें पार होती हैं, है ना। तो वहां पे भी जब उनको बनाया जाता है तो उनकी जो लागत होती है वो सड़क से बहुत ही ज्यादा होती है। तो इनमें ये क्या होते हैं बच्चों, रेलवे लाइनों की तुलना में ये कम निर्माण इनका लागत होता है। आई बात समझ में। अब दूसरा क्या पॉइंट है, तुलनात्मक रूप से अधिक विच्छेदित और लहरदार स्थलाकृति को पार कर सकते हैं, कौन, सड़क परिवहन, ठीक है। तीसरा कौन सा है, हिमालय की तरह ढलानों और अनुप्रस्थ पहाड़ों के उच्च ग्रेडियंट पर भी बातचीत इनकी हो सकती है। वहीं व्यक्तियों या छोटी मात्रा के माल के परिवहन में भी ये क्या होते हैं बच्चों, किफायती होते हैं, ठीक है। और पांचवा है, परिवहन के अन्य साधनों के बीच ये क्या करते हैं बच्चों, लिंक भी करते हैं, मतलब इसको जोड़ते भी हैं। इतनी बात समझ में आई। तो इसीलिए इनकी जो महत्वता है हमें बहुत ही देखने को मिल रही है और बढ़ते हुए देखने को मिल रही है, ठीक है। चलिए अब हम सड़क, भारत में सड़क परिवहन जो है वो कुछ अनेक प्रकारों के भी हैं, अलग अलग प्रकार के हैं। तो आइए जानते हैं। तो जो स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे है बच्चों, भारत के बड़े शहरों को वो क्या करता है, जोड़ता है। कौन जोड़ता है, स्वर्णिम चतुर्भुज जो सुपर हाईवे, ठीक है। वही जो राष्ट्रीय राजमार्ग देश के चरम हिस्सों को वो जोड़ता है। तो राष्ट्रीय जो राजमार्ग है वो देश के चरम हिस्सों को जोड़ता है। आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे क्या देख रहे हैं हम बच्चों, आगे जो राज्य के राजमार्ग की जो राज्य है, ठीक है, उनकी राजधानी को अन्य जिलों से भी ये जोड़ते हैं, ठीक है। जो सड़क परिवहन है, राज्य के राजमार्ग राज्य की जो राजधानी है, ठीक है, उनके अन्य जिलों को भी जोड़ते हैं। और क्या है बच्चों, जिला सड़कें जो जिला मुख्यालय को जिले के अन्य स्थानों से भी ये जोड़ते हैं, ठीक है। और क्या है, अन्य सड़कें ग्रामीण को जोड़ती हैं और कस्बों के साथ क्षेत्र और गांवों को भी वो जोड़ती हैं। वैसे ही सीमावर्ती जो सड़कें सामरिक महत्व की सड़कें जो हैं वो हैं। तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है बच्चों की जिला से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर, ठीक है, शहरों से लेकर राजमार्गों से लेकर ये इनको कैसे जोड़ा जा रहा है बच्चों, किनके द्वारा जोड़ा जा रहा है, ये सड़क परिवहन के द्वारा ये जोड़े जा रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जैसे कि जिला से लेके जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र है, राजमार्ग क्षेत्र है, तो अगर ये जुड़ेंगे तो आप सोच सक रहे हैं कि जो हमारे भारत का जो सड़क परिवहन है वो कितना ही बड़ा हो सकता है, जो कि हमने अपनी पिछली स्लाइड में उसके बारे में जाना है ना। आई बात समझ में। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। पक्की और कच्ची सड़कें आखिरकार क्या होती हैं, आइए जानते हैं। तो पक्की सड़कों में आप देखेंगे सीमेंट, ठीक है, कंक्रीट या कोयले के कोलतार से ये बनी होती है, ठीक है, इसीलिए ये सभी मौसम वाली सड़कें होती हैं। तो पक्की सड़कें आपने कहाँ ज्यादातर देखी होंगी बच्चों, पक्की जो सड़कें होती हैं वो हमारे शहरों में देखने को मिलेंगी, राजमार्गों में देखने को मिलेंगी। क्यों, क्योंकि वो उनमें क्या क्या होता है बच्चों, सीमेंट से वो बनी होती है, कंक्रीट या फिर कोयले के कोलतार से वो बनी होती है, इस वजह से वो पक्की सड़कें होती हैं। और जैसे कि वो हर मौसम में क्या होती है बच्चों, वो बहुत ही सुविधाजनक होती हैं, चाहे वो बारिश हो, ठीक है, चाहे वो आपका गर्मी हो, ठीक है, चाहे फिर आपका मॉनसून का सीजन हो, ठीक है, कोई भी सीजन हो, ठीक, कोई भी आपको सीजन होगा तो वो उनमें वो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी वहां पे गाड़ी चलाने में, ठीक है। तो ये होती है हमारी पक्की सड़कें। वहीं कच्ची सड़कें क्या होती है, उबड़ खाबड़ बजरी वाली सड़कें और जो बरसात के मौसम में उपयोग से बाहर हो सकती हैं। ये हमें सड़कें कौन से क्षेत्र में देखने को मिलेंगी बच्चों, तो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में ये जो सड़कें होती हैं देखने को मिलती हैं। आई बात समझ में। तो जो ग्रामीण क्षेत्र होती है उनमें जो सड़कें होती है बच्चों, आज भी आप देखेंगे तो उबड़ खाबड़ ही होती हैं, वो प्लेन सड़कें नहीं होती, ये उबड़ खाबड़ ही सड़कें होती हैं जो कि हमारे ग्रामीण जैसे क्षेत्रों में देखने को मिलेंगी। आई बात समझ में। तो ये हो गया हमारा पक्की और कच्ची जो सड़कें होती हैं वो होती है। तो आइए अब हम जानते हैं रेल परिवहन के बारे में। अभी तक हमने सड़क परिवहन के बारे में सारी चीजें पढ़ी हैं, तो अब हम पढ़ेंगे रेल परिवहन के बारे में। तो देश में रेलवे नेटवर्क का जो वितरण है, पैटर्न काफी हद तक क्या है, भौगोलिक है, आर्थिक है और क्या है बच्चों, प्रशासनिक कारकों में वो प्रभावित हुई दिखेंगी, ठीक है। तो इस जो भारत के जो आप मानचित्र में देख रहे हैं ये जो लाइनें हैं बच्चों, ये हमारे रेलवे नेटवर्क जो है, ठीक है, उनका वितरण जो है, उनका पैटर्न जो है वो दर्शा रहे हैं यहाँ पे। तो ऐसे जो देखने को आपको मिल रहा है, ये जो लाइन्स है
ये पतली पतली, ये क्या है, रेलवे नेटवर्क की लाइन है, जो कि हमारे भौगोलिक जो क्षेत्र हैं, ठीक है, जो अलग अलग जो है क्षेत्र हो गया, जैसे दिल्ली, मुंबई हो गया, कलकत्ता हो गया, उड़ीसा हो गया, इन सारे क्षेत्रों में ये ऐसे ये पैटर्न है जो कि आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, अब रेलवे के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। कौन कौन सी चुनौतियां हैं आखिरकार, आइए जानते हैं। ये नदियों को अपने विस्तृत बिस्तरों पर क्या होती है, पुलों के निर्माण की आवश्यकता होती है। ठीक है, दूसरा क्या है, पहाड़ी क्षेत्रों में कम पहाड़ियों, अंतराल या सुरंगों के माध्यम से रेलवे ट्रैक बिछाए जाते हैं इनमें। ठीक है, हिमालय की अनुपयुक्तता, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात के दलदल, मध्य प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड और सह्याद्री के जंगली ट्रैक। तो रेलवे के बच्चों जो चुनौतियां हैं या फिर जो समस्याएं हैं वो काफी ज्यादा है, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा कि जब ये बाढ़ वगैरह आता है ना, तो आप देखने को आपको सुनने को मिलता होगा कि जो सारी जो रेलवे हैं, ठीक है, वो क्या हो गई है, स्थगित हो गई है। क्यों? क्योंकि वो रेलवे जो लाइनें होती है उनमें भी क्या होता है, बाढ़ के वजह से पानी जम जाता है। ठीक है, उस वजह से क्या होती है, जो रेलवे आपको कभी भी आपने सुना होगा, जैसे कि किसी की ट्रेन हुई है ना इतने बजे, तो आप जैसे बहुत भारी वर्षा हो रही है तो सुनने को मिलता होगा कि आपकी ये जो ट्रेन है वो स्थगित हो गई है ना। तो ये जो सारी समस्याएं हैं, ये क्या है, एक तरह की चुनौतियां हैं जो कि रेलवे के सामने आपको देखने को मिलती है। ठीक है, और वैसे ही बड़े बड़े जंगल होते हैं, विशाल जंगल होते हैं, उनके बीच में भी ये जो रेलवे लाइनें होती हैं वो क्या बिछाई जाती हैं, तो उनको बिछाने के लिए भी उनको चुनौती का सामना करना पड़ता है। ठीक, बहुत ही समस्याएं होती हैं उनको वहां तक भी रेलवे ले जाने में। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? चलिए, तो भारत की प्रमुख पाइपलाइनें कहाँ कहाँ है, किस किस क्षेत्र में, आइए जानते हैं। ऊपरी असम में तेल क्षेत्र से कानपुर तक, ठीक है, ऊपरी असम में तेल क्षेत्र से कानपुर तक जो है वो पाइपलाइन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, हजीरा क्या है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन। तो बच्चों ये हजीरा मतलब ये क्या है, गुजरात से लेकर जो कि विजयपुर मध्य प्रदेश से लेकर ये जगदीशपुर जो कि हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो वहां से ये पाइपलाइनें, जो गैस की पाइपलाइनें ये बिछी हुई, मतलब सोच रहे गुजरात से लेके मध्य प्रदेश से लेके उत्तर पूर्व में। ठीक है, ये जो गैस की पाइपलाइनें हैं वो बिछी हुई, जो कि हमारे भारत की मुख्य पाइपलाइनें। अगला क्या है, गुजरात के सलाया से पंजाब के जलंधर तक। गुजरात के सलाया जो है, ठीक है, क्षेत्र और पंजाब के जलंधर तक भी कुछ मुख्य जो पाइपलाइनें हैं वो बिछी हुई आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं अध्याय के अगले टॉपिक में और जानते हैं कि क्या है जलमार्ग और वायु मार्ग, क्या होते हैं, आइए जानते हैं। तो कितना अच्छा यहाँ पे मौसम देखने को मिल रहा है आपको। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं भारत के राष्ट्रीय जल मार्ग के बारे में, क्या है वो। तो भारत में अंतर्देशीय नौवहन जलमार्ग की लंबाई कितनी है बच्चों, 14,500 किमी। कितनी है, 14,500 किमी तक है। किसकी है बच्चों ये हमारे नौवहन जलमार्ग की लंबाई है। ठीक है, जिसमें से केवल 5,685 किमी यंत्रीकृत जहाजों द्वारा नौवहन योग्य है। कितना है बच्चों, 5,685। ठीक है, क्या है किमी, ये है बच्चों हमारे, ये है यंत्रीकृत जहाजों द्वारा ये नौवहन के योग्य है। आई बात समझ में? देखिए, ये जो आपको देखने को मिल रहे, जो भारत का ये मानचित्र है बच्चों, ये हमारे जो ये राष्ट्रीय जो जल मार्ग है वहां उसको ये दर्शा रहा है। ठीक है, जैसे कि ये देखिए, ये जो लाइन दिख रही है, ठीक है, ये है NW1 जो कि गंगा जो है। ठीक है, ये हमारा राष्ट्रीय जल मार्ग है। ठीक, वहीं पे आपको ये दिख रहा है जो कि ब्रह्मपुत्र दर्शा रहा है, जो कि हमारा ये राष्ट्रीय जल मार्ग है, जो दूसरा है। ठीक है, जो कि ब्रह्मपुत्र जो है वो यहाँ पे दिख रहा है। ऐसे कई सारे यहाँ पे इस चित्र में आप देख सकते हैं, भारत के चित्र में, कि कई सारे ऐसे हमारे राष्ट्रीय जल मार्ग हैं। ठीक है, आइए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं समुद्री पतन। ठीक है, जो हमारे प्रमुख समुद्री पतन हैं उनके बारे में जानते हैं। तो भारत में कुल कितने बच्चों, 12 प्रमुख और 200 गैर प्रमुख जो पतन है वो हमें देखने को मिलेंगे।
ठीक, जो कि भारत के 95% विदेशी जो व्यापार हैं उनको वो संभालते हैं, मतलब उनमें हम आयात निर्यात करते हैं। ठीक है, आयात निर्यात हमें ये जो प्रोसेस है ये देखने को मिलेगा। वैसे ही मुंबई जो है अपना बच्चों वो भारत का सबसे बड़ा पत्तन है। ठीक, और कांडला आजादी के बाद विकसित पहला पत्तन बना था। तो जो मुंबई है वो अभी क्या है बच्चों, सबसे बड़ा हमारा भारत का पतन है, जिससे कि हम आयात निर्यात जो है वो काफी ज्यादा वहां से करते हैं। और भी कई सारे समुद्री पतन हैं बच्चों जिनसे कि हम करते हैं, लेकिन मुंबई में आप देखेंगे मुंबई में काफी ज्यादा जो होता है आयात निर्यात हम उनसे करते हैं। ठीक, उस पतन में। ठीक, और क्या था बच्चों, हमारे भारत के आजादी के बाद कौन सा पतन सबसे पहला बना था, वो है कांडला पतन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए अब हम यहाँ पे हमारे भारत के मानचित्र में कुछ ऐसे ऐसे क्षेत्र देख लेते हैं जो कि बच्चों हमारे आयात निर्यात जिससे कि समुद्री पतन को वो क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे मुंबई में जो कि हमारे कहाँ पश्चिम में स्थित है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, वो हमारा क्या है, एक समुद्री पतन है। ठीक है, जहां से आयात निर्यात आसानी से किया जाता है। ठीक, वही आप यहाँ पे दक्षिण भारत में देखेंगे तो विशाखापट्टनम दिखेगा। ठीक, यहाँ पे इस जगह पे जो कि हमारा एक समुद्री पतन है, जहां से भी क्या किया जाता है बच्चों, आयात निर्यात जो है वो किया जाता है। ठीक है, वही आप हल्दिया देखेंगे। ठीक है, हल्दिया देखेंगे जो कि पूर्व में स्थित है, वहां से भी आयात निर्यात इस समुद्री पतन से भी किया जाता है। इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ पे हमने भारत के प्रमुख समुद्री पतनों के बारे में जाना। तो चलिए बच्चों अब हम जानते हैं वायु परिवहन के बारे में। तो वायु जो परिवहन है बच्चों, किस प्रकार से वायु द्वारा परिवहन करके हम अपने भारत की जो हमारी आर्थिक जो समस्या है उसको दूर कर रहे हैं, और उसमें हम क्या करें बच्चों, उनकी मदद कर रहे हैं। ठीक, तो 1953 में बच्चों क्या हुआ था, हवाई परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कब किया गया था, 1953 में। ठीक है, अब ये एयर इंडिया अंतरराष्ट्रीय हवाएं क्या करती हैं, वो सेवा प्रदान करती हैं। ठीक, जबकि पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड तेल और प्राकृतिक गैस निगम को हेलीकॉप्टर सेवाएं उनको भी प्रदान करती हैं। ठीक है, तो ये है बच्चों हमारी वायु जो परिवहन है जो कि सेवाएं प्रदान करती हैं हमारे किसको, हमारे जो आर्थिक जो स्थिति है उसको बनाए रखने के लिए और उसमें प्रगति लाने के लिए। ठीक है, जिससे कि हम वायु परिवहन का भी क्या करते हैं बच्चों, उनका यूज करते हैं। ठीक है, अब हम बच्चों कुछ करेंगे क्रियाकलाप। क्या करने वाले हैं हम, चलिए जानते हैं। तो हमें क्या करना है, एयर इंडिया से जुड़े हुए जो कुछ देश हैं उनके नाम लिखने। तो आइए लिख लेते हैं उनके नाम। तो सबसे पहला क्या है बच्चों, नेपाल देश जो है वो एयर इंडिया से जुड़ा हुआ है। दूसरा कौन सा है बच्चों, अफगानिस्तान। ठीक है, ये हमारा दूसरा जो देश है वो हमारे एयर इंडिया से जुड़ा हुआ है। ठीक, अब तीसरा कौन सा है, तीसरा है मालदीव। ठीक, चौथा कौन सा है बच्चों, वो है कुवैत। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे देश के नाम मैंने बताए जो कि हमारे एयर इंडिया से क्या है बच्चों, वो जुड़े हुए हैं। ठीक, अब आइए भारत में जो संचार है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो आपने ये देखा होगा कि हमारे पुराने जमाने में, ठीक है, जब क्या होता था हमारे बीच में, जब संचार नहीं था तो हम क्या करते थे बच्चों, हम क्या करते थे, हम चिट्ठियां लिखते थे, खत लिखते थे। ठीक है, जो कोई भी हमें अपनी जो इंफॉर्मेशन रहती थी, ठीक है, जिसको किसी को हमको कुछ बताना है तो हम क्या करते थे बच्चों, उनको खत लिखते थे। और वो खत किससे जाता था, डाक द्वारा जाता था। तो आइए जानते हैं भारत में संचार। तो भारतीय डाक नेटवर्क दुनिया में सबसे बड़ा है। जो हमारा भारतीय डाक जो नेटवर्क है बच्चों, वो दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। ठीक है, यह पार्सल के साथ साथ व्यक्तिगत लिखित संचार को भी संभालता है। पार्सल तो करता ही करता है, उसके साथ साथ ये व्यक्तिगत लिखित जो संचार होते हैं उनको भी ये संभालता है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि हमारे भारत के लिए ये बच्चों कितने महत्वपूर्ण हैं और ये कितना उनका मदद कर रहे हैं, है ना। देखिए
कुछ इस प्रकार के ये होते हैं। अब हम भारत के 6 डाक जो मार्ग चैनल है उनके बारे में आइए जान लेते हैं। तो सबसे पहला क्या है बच्चों, राजधानी चैनल, ये भी एक भारत का डाक मार्ग चैनल है, ठीक। दूसरा कौन सा है, मेट्रो चैनल। तीसरा है ग्रीन चैनल। चौथा है व्यापार चैनल और पांचवा है भारी चैनल और छठा है दस्तावेज चैनल। तो ये कुछ बच्चों हमारे भारतीय डाक घर के क्या है, ये चैनलों के नाम है। आई बात समझ में। अब भारत में दूर संचार नेटवर्क, तो जब खत्म हुई, धीरे धीरे क्या हुआ बच्चों, जब प्रगति हुई तो क्या आ गया हमारे पास, ये हमारे पास आ गया दूर संचार नेटवर्क, जिसे हम कहते हैं हमारे घर में पहले बहुत पुराने जमाने टेलीफोन भी रहा करता था। आजकल के जमाने में तो लोग फोन हाथों में पकड़ते हैं, लेकिन तब के जमाना में टेलीफोन रहता था या पीसीओ वगैरह पे। तो अगर किसी को किसी से बात करनी है जो कि बहुत दूर रह रहा है, तो वो क्या करता था बच्चों, पीसीओ लेके के पास जाता था और उसमें पैसे डालता था, फिर उससे वो बात करता था। तो भारत के पास एशिया का सबसे बड़ा दूर संचार जो नेटवर्क है वो आपको देखने को मिलेगा। भारत में 2/3 से अधिक गांवों को सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग टेलीफोन सुविधा से पहले ही कवर किया जा चुका है। तो देख रहे हैं कि कितने जल्दी जो हमारे भारत में ये जो दूरसंचार नेटवर्क है ये कितनी जल्दी से ये बढ़ा है, ठीक। चलिए, अब क्या होता था बच्चों, आजकल तो हम टीवियों में देख लेते हैं, तो टीवी छोड़िए, आजकल तो हम लोग फोन में ही अपने हाथ में सारी चीजें देख लेते हैं। चाहे हमको न्यूज जाननी हो, समाचार कोई जानना हो, या गाना सुनना हो, या फिर हमें कोई फिल्म देखनी हो, तो आजकल सब ही हमारा जो हाथ में फोन होता है वो होता है। लेकिन पुराने जमाने में बच्चों लोग रेडियो का इस्तेमाल करते थे। वो पता है आपको, उन रेडियो के पास वो समय समय पे जाके बैठते थे कि भाई अब इतने बज गए तो इतना बजे हमारा ये जो समाचार है वो आएगा, इतने बजे हमारी जो आकाशवाणी आती है वो हमें सुनने को मिलेगी। तो भारत में बच्चों आकाशवाणी जो है विभिन्न श्रेणियों के लोगों के लिए, जैसे कि राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय भाषाओं में भी उनके कार्यक्रम वो प्रसारण करते हैं, ठीक है। समाचार पत्र 100 से अधिक भाषाओं और बोलियों में प्रकाशित उसमें होती है, ठीक। और CBSFC, ठीक है, भारतीय और विदेशों दोनों फिल्मों को प्रमाणित करने का वो अधिकार भी उनको देती है। तो ये जाना हमने भारत में जनसंचार के बारे में। आई बात समझ में। चलिए, अब अंतरराष्ट्रीय व्यापार के बारे में जान लेते हैं। तो लोगों, राज्यों और देशों के बीच वस्तुओं के आदान प्रदान को हम कहते हैं बच्चों व्यापार, ठीक है। किसी भी लोगों के बीच में, मतलब आपके बीच में और आपके सामने वाले जो इंसान है उसके बीच में, ठीक है, किसी भी राज्यों के बीच में या फिर किसी भी देशों के बीच में जो आदान प्रदान जो होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं व्यापार। किसी भी चीज का जो आदान प्रदान होता है, ठीक है। अब निर्यात क्या किया जा सकता है, निर्यात रत्न और आभूषण, रसायन और संबंधित जो उनके उत्पाद होते हैं, या फिर कृषि और संबंध उत्पाद जो उनके होते हैं, ये आदि सारी चीजें क्या किया जा सकती है बच्चों, निर्यात की जा सकती है, ठीक। आयात क्या किया जा सकता है, कच्चे पेट्रोलियम और उत्पादन, ठीक है, रत्न और आभूषण, रसायन और उनसे जो संबंधित उत्पाद होते हैं, आधार धातु, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, मशीनरी, कृषि और संबंध जो उनके उत्पाद होते हैं, इन सारी चीजों को हम आयात कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। चलिए, अब हम भारत में पर्यटन के बारे में जानते हैं। तो आपको तो पता ही होगा, जो हमारा देश भारत है ये पर्यटन में बहुत ही ज्यादा क्या है बच्चों, बहुत ही अधिक यहाँ पे पर्यटन जो लोग होते हैं वो आते हैं। विदेशी जो होते हैं, ज्यादातर आपको देखने को मिलता होगा, विदेशी हमारे भारत में आते हैं और हमारी जो भारत की जो भी सारी बड़ी बड़ी जो मॉन्यूमेंट्स है, ठीक है, जो सारे बड़े बड़े स्कल्पचर्स है, उनको देखने के लिए वो आते हैं। जैसे कि जो हमारे स्मारक हैं, है ना, या फिर जो हमारी मूर्तियां हैं, ठीक है, जो हमारे पुराने जो भी चीजें हैं जो कि हमारे भारत देश को क्या दर्शाता है बच्चों, एक महान देश बनाता है, ठीक है, वो हमारे जो यहाँ पे विदेशी आते हैं वो इन सारी चीजों को देखते हैं। तो आइए भारत में पर्यटन के बारे में जानते हैं। 15 मिलियन से अधिक लोग सीधे पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए हैं, ठीक है। यह का बढ़ावा देता है और स्थानीय हस्तशिल्प और सांस्कृतिक
क्या गतिविधियों को भी ये समर्थन प्रदान करता है। ठीक है, तो ये क्या क्या करता है बच्चों, ये हमारी राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है। स्थानीय हस्तशिल्प जो होते हैं, जो हाथों से किए गए, जो हमारे जो हस्तशिल्पकार जो होते हैं वो हाथों से किए हुए जो काम होते हैं उनको भी दर्शाता है। और सांस्कृतिक गतिविधियां जो है उनका समर्थन भी प्रदान करता है। ठीक है, ये जो भारत में पर्यटन है। आई बात समझ में? चलिए, तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, कुछ प्रश्न है उनका हम उत्तर लिखेंगे। ठीक है, तो रेडी है आप लोग? तो चलिए अब हम उनका उत्तर लिखते हैं। तो सड़क परिवहन के आपको कुछ 3 गुण बताने हैं। तो कौन से 3 गुण हैं, आइए लिखते हैं। 3 गुण। ठीक है, तो पहला कौन सा गुण है, चलिए लिखते हैं। रेलवे लाइन की अपेक्षा आप देखेंगे जो सड़कें होती है बच्चों, सड़कों की निर्माण लागत क्या होती है बच्चों, वो कम होती है ना, हमने अभी पढ़ा है ना। अब दूसरा कौन सा पॉइंट है, अपेक्षाकृत ऊबड़ खाबड़ व विच्छिन्न भूभागों तथा अधिक दाल प्रवणता तथा पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कें निर्मित की जा सकती है ना, निर्मित की जा सकती हैं। आई बस समझ में? चलिए अब तीसरा पॉइंट लिख लेते हैं। ये घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाती हैं, है ना बच्चों, आपने देखा ही होगा। तथा सामान चढ़ाने व उतारने की लागत भी अपेक्षाकृत क्या है वो बच्चों, कम है ना। तो आसानी से ये क्या कर सकती है बच्चों, सामान जो हम उतार चढ़ाव कर सकते हैं वो भी कर सकती हैं। और सड़क द्वारा, सड़क परिवहन के द्वारा क्या होता है बच्चों, जो सामानें होती हैं आजकल आप देखते होंगे ऑनलाइन से सामानें आती हैं, तो वो भी क्या होता है, वो भी हमारे घरों तक अच्छी तरह से पहुंच जाता है ना। तो ये हो गए बच्चों कुछ 3 गुण जो कि सड़क परिवहन के हैं। ठीक, अब अगला क्या प्रश्न है बच्चों, आइए उसका उत्तर लिखते हैं। रेल परिवहन कहाँ पर अत्यधिक सुविधाजनक परिवहन साधन है तथा क्यों है, तो आइए जान लेते हैं। रेल परिवहन
उत्तरी मैदान में अत्यधिक सुविधाजनक है। ठीक है बच्चों, क्यों है? आइए, क्योंकि बच्चों इससे विस्तृत समतल भूमि है ना, और क्या, सघन जनसंख्या और क्या, घनत्व संपन्न कृषि, ठीक है, वह प्रचुर संसाधन के कारण क्या करती हैं? वो रेल परिवहन के विकास व वृद्धि में सहायक है। ठीक है, इतनी बात समझ में? तो ये हो गया बच्चों हमारा पूरा उत्तर। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम करते हैं यहीं पे समाप्त। मिलते हैं हम अपनी अगली कक्षा में, और भी कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका कि हमें उत्तर लिखना है। ठीक है, और उसके बाद हम करेंगे इस अध्याय को समाप्त। तब तक के लिए आप इस अध्याय को अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया उसको अच्छी तरह से दोहराते रहिए। ठीक, चलिए बच्चों आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त।